सर्दी की ठिठुरती रात थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और सड़कें सुनसान थी। तभी एक तेज आवाज कानों को चीरती हुई आई, मम्मी जी, कल काम वाली बाई नहीं आएगी, तो आप कपड़े धो दीजिए। कंचन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। गायत्री जी ने ठंड से सिकुड़ते हुए कहा, बहू, कितनी ठंड है। सर्दियों में ठंडे पानी में हाथ डालने का मन ही नहीं करता। देखो ना, तुम खुद भी रजाई में बैठी हुई हो और मुझसे आंगन में कपड़े धोने की बात कर रही हो। कंचन ने रूखे स्वर में कहा, अच्छा, मुझे तो जैसे ठंड ही नहीं लगती। जब मैं खाना बनाती हूँ तो क्या मुझे ठंड नहीं लगती? बड़ी आई नाजुक बनने वाली। मैं तो कहती हूँ अगले महीने से काम वाली को हटा दीजिए। आपको ही झाड़ू पोंछा कपड़े धोना सब करना पड़ेगा, वरना अपनी बेटी से साफ साफ कह दीजिए कि हमारे घर पर ना आया करे। गायत्री जी बोली, ठीक है बहू, पर देखो ना, कितनी ठंड है। सर्दियों में पानी में हाथ डालने का मन ही नहीं करता। देख लो, तुम खुद रजाई में घुसकर बैठी हो और मुझे रात की रसोई निपटाने की बात कर रही हो। कंचन बोली, अच्छा, मुझे तो जैसे पता ही नहीं। सच में लगता है इस बार ठंड पिछले साल का रिकॉर्ड ही तोड़ देगी। आप ऐसा कीजिए, रसोई में पोंछा भी रात में लगा दीजिए। बड़ी आई नाजुक बनने वाली। मैं खाना बनाती हूँ तो क्या मुझे ठंड नहीं लगती? गायत्री जी बोली, बहू, तुम अभी जवान हो। पर तुम ऐसा क्यों नहीं करती? खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन काम वाली बाई को मत हटाओ। इतना कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। कंचन बोली, अरे, अपना ये ड्रामा बंद कीजिए। आप जानती हैं ना कि अभिषेक घर में है, इसलिए आप ये सब नाटक कर रही हैं। याद रखिए, सुबह वो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद घर में मैं ही रहती हूँ। तो जाइए, रसोई साफ कीजिए। तभी अभिषेक गर्म पानी लेकर वहां आ गया। अरे माँ, आप अभी तक सोई नहीं? गायत्री जी कुछ कह पाती उससे पहले ही कंचन बोल पड़ी, देखिए ना, ठंड में मेरे हाथ पांव कैसे ठिठुर गए हैं, और मम्मी जी कह रही हैं कि रसोई का बाकी काम वह निपटा लेंगी। ठीक है मम्मी जी, आप ही कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गायत्री जी ये सुनकर चुपचाप रसोई में चली गई। अभिषेक बोला, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। दोनों पति पत्नी बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। कंचन बोली, लो, आ गए मम्मी के रिश्तेदार। जब देखो कोई ना कोई मुंह उठाए चला आता है। मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं बाहर जाने वाली नहीं हूँ। प्रिय दोस्तों, कंचन का ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसलिए आते जाते ससुराल वाले, मायके वाले और जान पहचान वाले देर सवेर घर पर आ ही जाते थे, और इसके लिए कंचन हमेशा गायत्री जी को ही जिम्मेदार ठहराती थी। गायत्री जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। जो भी घर आता वह उससे प्यार और अपनेपन से ही मिलती थी, इसीलिए उनके घर पर जान पहचान वाले बेझिझक आ जाया करते थे। अभिषेक बोला, सोच लो, कहीं तुम्हारे मायके वाले हुए तो फिर मत कहना कि मैं नहीं आऊंगी। कंचन को ना चाहते हुए भी अभिषेक के साथ बाहर आना पड़ा। अभिषेक बोला, अरे मल्होत्रा अंकल आंटी, आप इतनी रात को, और वो भी बिटियों के संग। फिर उन्होंने कंचन से कहा, कंचन, पुणे शिफ्ट होने से पहले हम सूरत में मल्होत्रा अंकल के पड़ोसी हुआ करते थे। अभिषेक ने कंचन को इशारा किया तो कंचन को उनके पैर छूने पड़े। मल्होत्रा जी झिकझकते हुए बोले, माफ करना बेटी, इतनी रात को परेशान किया, लेकिन क्या करते, दिसंबर की कड़ाके की ठंड, ऊपर से घना कोहरा। सूरत की रात की ट्रेन सुबह आएगी। पहले सोचा होटल चले जाएं, पर दो साथ में जवान बेटियां हैं, यह सोचकर मन नहीं माना। फिर तुम्हारी सास का ख्याल आ गया तो हम तुम्हारे घर चले आए। कंचन बोली, अब अंकल जी, मेरी सास को तो कुछ करना नहीं पड़ता, तो उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। तभी गायत्री जी रसोई से निकली और बोली, कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, यह आपका ही घर है, जब मन हो चले आइए, और ऐसी परेशानी में अपने ही तो अपने काम आते हैं। जवान बेटियों के साथ किसी अनजान होटल में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्यों बहू? कंचन बोली, हाँ हाँ, यह हमारा घर थोड़ी है, होटल ही तो है।
लोग आते हैं, फ्री में खाते हैं और चले जाते हैं। अभिषेक ने कंचन का हाथ दबाया और हंसकर बोला, अरे अंकल जी, कंचन को तो मजाक करने की आदत है। आप लोग अंदर आइए। मल्होत्रा जी की पत्नी सावित्री जी से बोली, गायत्री बहन, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी भूख नहीं है, बस चाय से ही काम चल जाएगा। कंचन तपाक से बोली, पर दूध तो खत्म हो गया है, चाय कैसे बनेगी? गायत्री जी मुस्कुराकर बोली, अरे कोई बात नहीं बहू, घर में नींबू तो है, मैं पानी बना दूंगी, पर खाली पेट थोड़ी ना सोने दूंगी। बस 15 मिनट में हल्का फुल्का खाना बन ही जाएगा, तो कुछ खाकर आराम से ही सोना। अभिषेक उन लोगों को दूसरे कमरे में ले गया। कंचन ने गायत्री जी का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए रसोई घर में ले गई। मम्मी जी, ये कोई आने का वक्त है क्या? जो देखो मुंह उठाए चले आते हैं, और अपनी ये भोली सूरत आप सिर्फ मेरे सामने बनाती हैं। आपको क्या लगता है मैं उन लोगों के लिए खाना बनाऊंगी? अरे खाना बनाई मेरी जूती। जब वो खुद ही कह रहे थे कि उन्हें भूख नहीं है, तो बेकार में जिद करने की क्या जरूरत थी? हम पर आपका बोझ क्या कम है जो आप दूसरों को भी बुला लेती हैं? गायत्री जी बोली, बहू ऐसा मत बोलो, वो लोग अपना समझकर इतनी रात को हमारे दरवाजे पर आए हैं। कोई भी किसी के घर यूं ही नहीं चला जाता, और घर आए मेहमान का यूं अनादर नहीं करना चाहिए। तुम ही सोचो, भला दिन भर से उन्हें भूख नहीं लगी होगी? कंचन बोली, बहुत दया आ रही है ना आपको उन पर। याद रखिए, कल एक टाइम का आपका खाना कट। अब मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और मेरी मदद कीजिए। जल्दी जल्दी खाना बनाया। सबको खिलाने के बाद कंचन गायत्री जी से बोली, बहुत ठंड लग रही थी ना आपको 2-4 बर्तन धोने में, अब लो इतने सारे बर्तन खुद धो। तभी मल्होत्रा जी की दोनों बेटियों को रसोई की तरफ आते देख कंचन तुरंत बोली, अरे मम्मी जी, आप इतनी ठंड में बर्तन क्यों धो रही हैं? लाइए, मैं धो देती हूँ। गायत्री जी हैरान होकर बोली, बहू क्या तुम सच कह रही हो? तभी मल्होत्रा जी की दोनों बेटियां रसोई में आईं और बोली, भाभी बर्तन हम धो देंगे, आप थक गई होंगी, जाकर आराम कर लीजिए। गायत्री जी अब समझ गईं। वह मना कर रही थी, पर उन दोनों ने जबरदस्ती उन्हें भेज दिया और सारे बर्तन धो दिए। जाते वक्त कंचन ने गायत्री जी का हाथ जोर से दबाया और फुसफुसाकर बोली, सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर लेना। उनके सामने मुझे कहने का मौका मत देना, वरना आपकी इतनी बदनामी हो जाएगी कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी आई मेहमान नवाजी करने वाली, चलिए अब जाइए यहाँ से। गायत्री जी ने सुबह सुबह नाश्ता बनाया। फिर सबके उठने से पहले ही कंचन रसोई में आ गई और बोली, अब आप जाइए, मैं आपको परोस दूंगी। नाश्ता करके वह लोग कंचन को ढेरों आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उनका प्यार देखकर गायत्री जी को अपने पुराने दिन याद आने लगे। गायत्री जी के आस पड़ोस के लोग उनका बहुत मान सम्मान किया करते थे, क्योंकि उनका और उनके पति ओम प्रकाश बाबू का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। एक शाम भी ऐसी नहीं होती थी कि उनके घर में मेहमान ना आए हों या वे किसी के घर ना गए हों। वक्त बीता। गायत्री जी और ओम प्रकाश बाबू के बेटे अभिषेक की शादी हो गई और कंचन बहू बनकर घर आ गई। 1 साल में तो बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन अचानक ओम प्रकाश बाबू की मृत्यु हो गई। अभिषेक का ट्रांसफर पुणे हो गया और गायत्री जी बेटे बहू के साथ रहने चली आई। पर समय के साथ साथ बहू का व्यवहार ऐसा बदला मानो खुले आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल दिया हो। कंचन को सास का लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे तो बस खुद से मतलब था। एक दिन अभिषेक ने कहा, कंचन तुम्हारे हाथ कितने रूखे हो गए हैं। बस फिर क्या था, उस दिन से बर्तन धोना तो दूर की बात है, कंचन पानी का कोई भी काम नहीं करती थी और सारे काम वह गायत्री जी से यह कहकर करवाती थी, आपका बेटा कहता है पानी का काम मत किया करो, तुम्हारे हाथ बहुत रूखे हो जाते हैं। एक रोज गायत्री जी ओम प्रकाश बाबू की तस्वीर देखकर रो रही थी और कह रही थी, यह आप मुझे कैसी स्थिति में छोड़कर चले गए। अरे बेटा बहू अगर अच्छे हों तो समय फिर भी कट जाता है,
पर यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। कहाँ मैं दिन रात लोगों से घिरी रहती थी और आज अपने ही घर में कैदी बनकर रह गई हूँ। शाम का वक्त हो रहा था। कंचन गायत्री जी के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, क्या ये रोना धोना लगाकर मानूसियत फैला रखी है? सांझ का समय हो गया है, दिया बाती कीजिए। अरे बुढ़ापे में भगवान का नाम लीजिए और घर के काम कीजिए, तो पापा जी की याद भी नहीं आएगी। अब तो यह रोज की बात हो गई थी। गायत्री जी पूरे दिन घर के काम करती और कंचन से ज्यादा बस खाना बनाने में उनकी मदद कर दिया करती थी। समय बीतता गया और अभिषेक का ट्रांसफर अपने शहर सूरत में हो गया। मम्मी जी, क्या सोच रही हैं? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, उन्हें भी ऑफिस जाना है। अपने पुराने पड़ोसियों को खिलाकर भेज दिया तो क्या सोचा, घर का काम खत्म हो गया? मैं इनका टिफिन तैयार कर रही हूँ, तब तक आप उस कमरे की बेडशीट बदल दीजिए और कल के कपड़े धोकर बाहर डाल दीजिए। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। एक रोज कंचन को उसके मायके से फोन आया। मैं परेशान थी। गायत्री जी बोली, बहू क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। कंचन झुंझला कर बोली, आप तो रहने दीजिए, आप मेरी परेशानी क्या दूर करेंगी। गायत्री जी प्यार से बोली, बात क्या है, एक बार बताओ तो सही। कंचन बोली, मेरे पापा को एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से सूरत जाना है। होटल तो ऑफिस वाले दे रहे हैं, पर खाने की परेशानी है। पापा को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है और बाहर का तला भुना खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मम्मी भी पापा को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जाना भी जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। गायत्री जी बोली, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। याद है तुम्हें, कुछ महीने पहले मनोत्रा भाई साहब हमारे घर आए थे। तुम्हारे पापा के खाने की व्यवस्था तो वे लोग कर देंगे। कंचन आश्चर्य से बोली, वो जो देर रात आए थे? हाँ हाँ वही, लेकिन एक हफ्ते के लिए कोई अनजान किसी को क्यों खिलाएगा? बहू, हम बहुत पुराने पड़ोसी थे और वो लोग रिश्ता निभाना जानते हैं। आजकल की पीढ़ी की तरह नहीं। अगर सब नफा नुकसान देखेंगे तो रिश्ते कैसे निभाएंगे? और समधी जी अनजान कैसे हुए? वह तो घर के सदस्य ही है ना। मैं अभी मनोत्रा जी से बात करती हूँ। कंचन हैरानी से अपनी सास को देख रही थी। गायत्री जी ने मनोत्रा जी को फोन लगाया। मनोत्रा जी बोले, भाभी, आपने हमें ऐसा बोलकर पराया ही कर दिया। हम हैं तो उन्हें होटल में रहने की क्या जरूरत है? आप उनसे कहिए, जब तक वो सूरत में हैं हमारे घर पर ही रहेंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ओम प्रकाश भाई साहब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया था, हम भूले नहीं हैं। बस आप उनका नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूंगा। गायत्री जी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत तुम्हारा काम हो गया है। कंचन तुनक कर बोली, आपने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है जो मुझे सुना रही हैं। अब आपके रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें कौन देखता है? गायत्री जी ने सोचा, बहू की आंखों में तो पानी ही नहीं है। इसे सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन गायत्री जी ने अभिषेक से कहा, बेटा मौसम बदल रहा है, मेरे हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। बहू से कहो हर रोज मेरी थोड़ी मालिश कर दिया करे। तभी कंचन वहां आई और बोली, क्या मैं और मालिश? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभिषेक बोला, कंचन तुम मेरी माँ से इस तरीके से बात क्यों कर रही हो? गायत्री जी बोली, बेटा ये पहली बार नहीं है। बहू मेरे साथ आज से नहीं, तुम्हारे बाबूजी की मृत्यु के बाद से ही ऐसा व्यवहार कर रही है, पर मैं इतने दिनों तक चुप रही। शायद इसे रिश्ते की मर्यादा समझ लो, लेकिन यह तो बस अपना नफा नुकसान देखकर रिश्ते निभाती है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, बेहतर होगा तुम अपनी गृहस्थी अलग बसा लो। कंचन गुस्से में बोली, क्या मतलब अलग गृहस्थी बसा लो? दिक्कत आपको है तो आप इस घर से चली जाइए। आज गायत्री जी के सब्र का बांध टूट गया था। उन्होंने गुस्से में कंचन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गरज कर बोली, बहुत दिन तुम्हें बहुत समझकर प्यार से समझाती रही, पर तुम, अरे तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती
तो एक गाल की जगह दोनों गाल लाल कर दिए होते मैंने उसके। क्या यह घर तुम्हें दहेज में मिला है या तुम्हारे पति ने खरीदा है? तुम भूल रही हो, यह घर मेरे पति का है। घर का राशन पानी सब उनकी पेंशन से आता है। मैं सोचती थी बेटा इतना अच्छा है तो बहू बुरी बन ही नहीं सकती, लेकिन तुमने तो उसकी अच्छाई का भी फायदा उठा लिया। अभिषेक चौंक कर बोला, माँ, आपने मुझे आज तक यह सब बताया क्यों नहीं? गायत्री जी ने ठंडी सांस ली और कहा, बेटा मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच मेरी वजह से तनाव हो, पर जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब इस घर में अगर तुम्हारी पत्नी रहना चाहती है तो मर्यादा से रहे, वरना तुम दोनों चले जाओ। मैं अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद देख लूंगी। मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। अभिषेक अपनी माँ के पास खड़ा हो गया और कड़े शब्दों में बोला, माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दिक्कत कंचन को है तो यह अपने मायके चली जाए। मैं भी इसके पिताजी को फोन करता हूँ। कंचन रोने लगी, नहीं नहीं, मेरे पापा को कुछ मत बताइए। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वैसे भी उन्हें अभी बाहर जाना है। मम्मी जी, आप तो सब जानती हैं, फिर कुछ कहती क्यों नहीं? गायत्री जी ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए क्यों कुछ करूं? इतना कुछ करने के बाद भी मुझे क्या सलाह मिला? अरे माँ अच्छी सलाह दे तो मान लो, पर क्या तुम दूध पीती बच्ची हो जो तुम्हें कोई कुछ भी कहे तुम हर बात मान लेती हो? अभिषेक गुस्से में कंचन की ओर मुड़ा और बोला, तुम एक बात जान लो, मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी माँ यहाँ गलत नहीं है। अरे उन्होंने तो आज तक कभी नफा नुकसान देखकर रिश्ता निभाया ही नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आता। तुम देख रही हो ना, मेरी माँ के व्यवहार के कारण ही लोग यहाँ आते हैं। सोचो, मेरी माँ ने अपने व्यवहार से कितने लोगों को अपना बना लिया, और तुम तो अपनी सास तक को अपना नहीं बना पाई। छी, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। तभी कंचन के पिता का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा, सूरत से मल्होत्रा भाई साहब का फोन आया था। तुम अपनी सास से बहुत बहुत धन्यवाद कहना। उन्होंने जो किया है कोई अपना भी नहीं कर सकता। बेटा, इतनी अच्छी सास तुम्हें बड़े पुण्य से मिली है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। कंचन की आंखें भर आईं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वे झट से गायत्री जी के पैरों में जा पड़ी। मम्मी जी, मैंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर आपने साबित कर दिया कि सच में रिश्ते नफा नुकसान देखकर नहीं निभाए जाते। गायत्री जी प्यार से बोली, देखो बहू, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए जितना संभव हो दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपनी माँ से कहना, समधी जी की फिक्र ना करें, ऐसा समझे कि वे अपने ही रिश्तेदार के घर जा रही हैं। कंचन ने जब अपने मायके फोन किया तो लता जी फिर से उल्टा सीधा बोलने लगी। इस बार कंचन ने खुद उन्हें टोक दिया, नहीं माँ, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक दूसरों से कोई उम्मीद भी नहीं रखेंगे। आपने आज तक कभी पापा के दोस्तों को या उनके घर वालों को अपने घर नहीं आने दिया, पर देखा, मेरी सास के व्यवहार के कारण ही पापा की परेशानी भी खत्म हो गई। कंचन सोचने लगी, सासू माँ के अच्छे स्वभाव और नेकी के बैंक बैलेंस ही तो है जो उन्हें सूद समेत वापस मिल रहा है। अब उनसे यह गुण भी सीखना ही पड़ेगा और अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। ना जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? गायत्री जी ने बहू को सबक सिखाने के लिए उसके गाल पे जो थप्पड़ लगाया वो सही था या गलत? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।